हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यम। अब हम लोग जो है प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग संविधान पढ़ रहे थे, उसमें आर्टिकल 75 हो चुका है। आर्टिकल 75 में जो है अन्य मंत्रियों की चर्चा की गई थी, यानी कि जो भी मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, उसके बारे में सभी के बारे में वर्णन किया गया था। अब हम लोग मंत्री में हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री, यानी कि जो मुख्य है, उनका जो अध्यक्ष है, उनके बारे में देखेंगे। यानी प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं उससे हम लोग संबंधित कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, ये प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं, जैसे कि राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, राष्ट्रीय एकता परिषद हो गया, मंत्री तथा मंत्रिमंडल तथा मंत्री परिषद हो गया। इन सभी जो है परिषदों, यानी इन सभी परिषदों को जो क्या है, अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। प्रधानमंत्री इन सभी परिषदों का अध्यक्ष होते हैं। ओके, और जैसे यहाँ दिया गया है कि मोरेले नामक विद्वान ने पीएम को समकक्षों में प्रथम कहा है, यानी कि जैसे मोरेलो नामक विद्वान कोई था जो कि मतलब समकक्षों में प्रधानमंत्री को क्या कहा है? प्रथम कहा। यानी समकक्ष बोलो तो जैसे कि जो भी जो सदन है उसमें जो भी संसद है, संसद बहुत लोग हो सकते हैं, जैसे कई लोग संसद है, लेकिन उनमें से कोई एक ही एक व्यक्ति ऐसा होता है जो प्रधानमंत्री बनता है, यानी संसद ही होता है जो प्रधानमंत्री बनता है। ओके, और प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं का संसद भी होता है। ओके, लेकिन अंतर इतना होता है कि और जो संसद है उसके अपेक्षा जो प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं, जो पावर है, उसका अधिक होता है। ओके, और नीचे दिया गया बिना संसद बने कोई व्यक्ति 6 माह तक पीएम बन सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है बिना संसद बने 6 माह तक, मतलब 6 महीने तक जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन एक शर्त है कि 6 महीने के अंदर उसे जो है संसद का जो भी मतलब पद है उसे मतलब ग्रहण करना पड़ेगा, यानी उसमें सदस्यता प्राप्त करनी पड़ेगी, तब जाकर के प्रधानमंत्री भी आगे तक मतलब बने रहेंगे। ओके, ये हो गया आपका। और अब जो है इसमें देखेंगे उप प्रधानमंत्री। आप उप प्रधानमंत्री का जो चर्चा है वो संविधान में नहीं दिया गया, लेकिन ये उप प्रधानमंत्री जो राजनीतिक मतलब पद है, यानी कि राजनीतिक सुधार के लिए, यानी कि व्यवस्था बनाने के लिए बनाया गया। ओके, हम लोग इसको भी देखेंगे, उप प्रधानमंत्री की मतलब बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में जैसे संविधान में कोई चर्चा नहीं होती है, तो हम लोग देख लिए। अब इसमें देखेंगे फर्स्ट में, जब पीएम देश से बाहर रहता है, यानी जब प्रधानमंत्री देश से यानी कहीं बाहर गए दूसरे देश में, तो उस स्थान पर, तब जब उस स्थान पर जो है उप प्रधानमंत्री जो है देश पर नियंत्रण रखता है, यानी कि जो है उप प्रधानमंत्री कार्य करेगा, यानी कि प्रधानमंत्री के स्थान पर। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसमें दूसरा स्टेप, जब उप प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं, तब जब उप प्रधानमंत्री ना हो तब कौन कार्य करेगा? तब गृह मंत्री जो है देश पर नियंत्रण रखते हैं, यानी कि गृह मंत्री भी देश पर नियंत्रण रखते हैं। ओके, अब इस नीचे देखते हैं, अब तक 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि अब तक का जो समय है, यानी अभी तक 7 उप प्रधानमंत्री हो चुके हैं। यानी जैसे कि दिया आपके नीचे 7 नाम लिखा हुआ है, सरदार भाई पटेल, मोरारजी देसाई, ये सब जो है क्या है, उप प्रधानमंत्री अभी तक बन चुके हैं। ओके, अब हम लोग जो है आर्टिकल 76 देखेंगे। आर्टिकल 76 हम लोग देखेंगे, तो आप लोग पिछले वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप जाकर के पूरे वीडियो को पूरा अच्छे से देख सकते हो। ओके, तो हम लोग 76 देखेंगे। तो आर्टिकल हम लोग अब 76 को देखने वाले। आर्टिकल 75 हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 76 में दिया गया है महान्यायवादी, यानी कि महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। महान्यायवादी जैसे कि वकील होता है, जैसे कि जो केंद्र सरकार है, जैसे हम लोग का कोई केस लड़ता है, जैसे कोई भी मतलब वकील लड़ते हैं, वैसे एक मतलब सरकार पर अगर हम मान लिए केस कर दिए, किसी वजह से हमको प्रॉब्लम हुआ, किसी प्रकार की परेशानी हुई, और फिर किसी को भी हुआ ऐसा, और सरकार पर, केंद्र सरकार पर या फिर राज्य सरकार पर मतलब कोई केस कर दिया, यानी कि उस पर मतलब कुछ मतलब अनछान लगा दिया, जिसके लिए मतलब विवाद पैदा हो गया, तो उसको मतलब सुलझाने के लिए उसके मतलब केंद्र सरकार की तरफ से या फिर सरकार के राज्य सरकार की तरफ से लड़ने के लिए एक वकील मतलब निर्धारित किया जाता है, यानी कि उसी को महान्यायवादी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी के बारे में चर्चा किया गया है। ओके, हम लोग देखेंगे महान्यायवादी मतलब क्या होता है, उसका क्या शक्ति होती है, वो क्या कर सकता है, मतलब इस प्रकार से हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो पहला इसमें पॉइंट में मतलब पॉइंट बना कर लिखा हूँ आसानी के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये सब क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में काम आने वाला है। जैसे पूछ देगा कि महान्यायवादी जो है यह केंद्र का प्रथम मतलब विधि होता है, तो पूछ देगा जैसे कि महान्यायवादी जैसे प्रथम विधि होता है या नहीं होता है, तो 4 ऑप्शन दे देगा। अगर आप पढ़े हैं कि प्रथम विधि होता है, यानी विधि का मतलब जैसे कि कानूनी सहायक सलाहकार होते हैं, यानी कि
केंद्र सरकार का जो कानूनी सलाहकार होते हैं वो कौन होता है, महान्यायवादी होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर बनता है आपके एग्जाम में तो आप कर सकते हो। ओके, इसी जैसे कि फिर से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि यानी कि कानूनी सलाहकार होता है। केंद्र सरकार का जो प्रथम विधि यानी विधि का जो सलाहकार है, यानी कि जैसे संसद में बैठेंगे, ये जो है अगला स्टेप में लिखा हुआ, यह संसद का सदस्य नहीं होता है, यह मतदान नहीं कर सकता। ये जो है महान्यायवादी जो होते हैं ये जो है संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन वहां पर ये जाकर के बैठते हैं, इनके राय को लिया जाता है, इनके विचारों को लोग सुनते हैं, इनसे मतलब जो भी है सर्च किया जाता है, इनसे कुछ बातों को किया जाता है, मतलब एक दूसरे से बात होती है। ओके, और ये जो है मतलब अपने सलाह देते हैं। ओके, इसी को पहले बताया गया कानूनी सलाहकार होता है, यानी कि प्रथम जो है कानूनी सलाहकार कौन होता है, महान्यायवादी होता है। ओके, ये मतदान नहीं कर सकता। आप बोल रहे हैं कि महान्यायवादी मतदान कर सकता है या नहीं, तो आप पढ़े हैं तो आप उसको ट्रिक कर सकते हैं। ओके, अब तीसरा पॉइंट में दिया गया है यह पूर्ण कालिका नहीं होता है। यह जो पूर्ण कालिका नहीं होता, यानी कि कालिका में कार्य करने वाला, पूर्ण कालिका यानी कि जैसे कि संसद हो गई ना, राष्ट्रपति हो गया, तो प्रधानमंत्री इन लोग क्या है 5 साल के हो गए, इस तरह से होता है ना, टाइम टेबल बना गया है। तो वो जो है 5 साल के लिए पे कोई फिक्स नहीं होता है, ये पूर्ण कालिका होता है, पूर्ण कालिका नहीं होता, सॉरी पूर्ण कालिका नहीं होता है, यानी कि पूरे समय तक कार्य नहीं करता, ये कभी भी इसको हटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, बल्कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, जिस कारण यह निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है। यह जो है बल्कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्रसाद पर्यंत जैसे उनके इच्छा अनुकूल, यानी कि वो उनके अनुसार रखा गया है, मतलब वो चाहते कि आप बने, आप ही रहें तो रहेंगे। अगर राष्ट्रपति का मतलब किसी प्रकार से उनको पद से हट गए तो आपको भी हटना पड़ेगा, या फिर हो सकता है अगला जो राष्ट्रपति आने वाले हैं वो आपको ही रखे या फिर वो किसी और को रखे। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि जो महान्यायवादी अभी है वही रहेगा। ओके, इसमें बदलाव हो सकता है, और इसी कारण बस यानी कि इसी कारण की वजह से जो ये निजी केस को भी लड़ता है। यानी कि मान लीजिए वो क्या है, केंद्र सरकार का, सोचिए केंद्र सरकार का वकील है, यानी कि वो मतलब बहुत बड़ा वकील होगा भाई, ज्ञानी होगा, क्योंकि बताया गया है इसका जैसे कि जो योग्यता है किसके बराबर होता है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो है उस जज के बराबर के इनकी योग्यता होती है। आप सोचिए अगर कोई आदमी मतलब इनसे केस अगर लड़ने के लिए कहा जाए, इनको दिया जाए, तो ये तो निश्चित है जिताने का पूरा कोशिश करेंगे, मतलब 99% मान लीजिए कि जिता देगा। ओके, क्योंकि ऐसा योग्यता होता है, इनका पहुंच भी इतना होता है। तो ये जो निजी केस को भी लड़ता है। ओके, निजी व्यक्ति का जो केस है उसको भी लड़ता है। हाँ, अगर आप केंद्र सरकार पर केस कर दिए हैं और बोलेंगे कि आप हमारे तरफ से लड़िए, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि वहां पर केंद्र सरकार का जो केस है वो लड़ेगा, क्योंकि भाई उसी के लिए बना है। अगर आप किसी और के लिए या फिर राज्य सरकार पर केस किए हैं तो वहां पर जैसे कि लड़ सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार के लिए निर्धारित किया गया। ओके, अब इन्हें वेतन नहीं मिलता है, बल्कि यह प्रधानमंत्री कोष से दिया जाता है। इनको जो वेतन नहीं मिलता, प्रधानमंत्री का जो कोष है उससे इनको वेतन दिया जाता है। ओके, और ये निजी केस को लड़ता है तो उससे भी इनको राशि प्राप्त होता रहता है, जैसे किसी और का भी केस लड़ रहे हैं तो उससे हमको धनराशि प्राप्त होगा, उस तरह से इनको मिलता है, लेकिन ये निर्धारित नहीं होते हैं, इनका कोई वेतन फिक्स नहीं। ओके, केंद्र सरकार पर किसी भी प्रकार के मुकदमे को महान्यायवादी लड़ता है, यानी कि जैसे आप केंद्र सरकार के ऊपर केस कर दिए हैं तो उसका जो मतलब वकील कौन होगा, केंद्र सरकार का, तो महान्यायवादी होगा, वही केस को लड़ेगा। ओके, उनकी तरफ से। ये हो गया आपका क्लियर। अब आप देखेंगे यह भारत के किसी भी न्यायालय में मतलब मुकदमे को लड़ सकता है, यानी कि किसी भी बोले तो जैसे कि भारत में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है, फिर हाई कोर्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जब लड़ सकता है भाई, इनका इतना योग्यता है तो वो नीचे भी लड़ सकता है। ठीक है, ये आपका मतलब संविधान में वर्णन किया गया कि वहां पर भी जाकर के ये केस को लड़ सकता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकता है तो वो तो लड़ ही सकता है, क्योंकि मतलब इनका जो योग्यता है किसके बराबर होता है, सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनका जो योग्यता होता है उसी के बराबर इसकी भी योग्यता होती है। वो जज होते हैं लेकिन ये वकील है, लेकिन इनकी भी योग्यता वही होता है। जैसे मान लीजिए आप बीए किए हैं, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन मतलब एमए करके रखे हैं, तो मैं भी एमए किया हूँ, तो मतलब हम दोनों की योग्यता क्या है, एक बराबर है। इस प्रकार की जो योग्यता होती है दोनों का क्या होता है, एक बराबर होता है। ओके, अब देखिए दिया गया इसमें हम आपको मतलब एक शेड्यूल टाइप का बनाए हैं, मतलब चार्ट टाइप का, जैसे कि दिया गया मतलब एडिशनल जनरल, यानी कि इसी को कहा गया महान्यायवादी को ही एडिशनल जनरल कहा गया। इसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा हूँ, नहीं सॉरी, अटॉर्नी जनरल है, ठीक है, एडिशनल नहीं, अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। तो ये जो कहाँ केस लड़ सकता है आपका, ये आपका जो है
सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकता है केस, ओके, सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकता है, आपका हाई कोर्ट में जज मतलब लड़ सकता है ये जो है, और कहाँ लड़ सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ये मतलब केस को लड़ सकता है, मुकदमे को लड़ सकता है, ओके। और ये इसकी योग्यता किसके बराबर होता है, इसकी जो योग्यता होती है मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, ओके। अब इसका जो सहायक होता है, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा केंद्र सरकार है, अब बहुत सारा मतलब विवाद होता है, मतलब केस होता है, तो इनका कोई मतलब सहायक नहीं होगा तो ये भाई आदमी परेशान हो जाएगा, ये मतलब परेशान हो सकते हैं। इसलिए क्या किए, ये जो अपना एक सहायक रखे है, कोई सहायक रखे, एसजी करके भी लिखा हो यहाँ पर दिया है, सोसाइटी जनरल, ठीक है ना। तो ये सोसाइटी जनरल जो होते हैं ये कहाँ लड़ सकते हैं केस, ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के मतलब जज के बराबर इनकी योग्यता नहीं है, ओके। और कानून में कहा गया कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के मतलब बराबर नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो केस नहीं लड़ सकता है। ये कहाँ किस लेवल के लड़ सकते हैं केस को, ये जो हाई कोर्ट का जो लेवल का केस है इसको क्या कर लड़ सकते हैं, ओके। इनकी जो योग्यता होती है ये जो है हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उसकी योग्यता के बराबर होता है इसका, ओके। और इससे इसकी योग्यता से ये कम होता है, क्योंकि कोई भी सहायक रखेगा भाई तो उसका योग्यता कम रहेगा, या फिर अधिक रहेगा तो खुद ही किसी का सहायक का पीछे नहीं रहेगा। इसकी योग्यता कम है और कम रखा जाता है, ठीक है ना, इसकी योग्यता से नीचे रखा जाता है। अब जो है ये इनका भी एक सहायक होता है, ये जो है ये भी मतलब एक सहायक रखे हैं जिसका नाम है एडिशनल सोसाइटी मतलब सोसाइटी जनरल, ओके। तो ये हो गया आपका, तो ये जो कहाँ लड़ सकता है केस आपका, ये सुप्रीम कोर्ट में निश्चित नहीं लड़ सकता है, फिर हाई कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता है, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहाँ लड़ सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका क्या कर सकता है, केस को लड़ सकता है। इसकी जो योग्यता होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो है जज है उनकी योग्यता के बराबर होती है, ओके। ये आपका रहा मतलब महान्यायवादी के मतलब बारे में कुछ प्रश्न रहा, इससे आपको जो भी प्रश्न बनेगा आप कर सकते हो, ओके। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 77 हम लोग देखेंगे, ओके। अब आर्टिकल हम लोग 77 को देखेंगे, आर्टिकल 76 हो चुका है, आर्टिकल 76 में दिया था महान्यायवादी, ओके, वो हो गया है। अब आर्टिकल 77 में दिया गया है भारत सरकार के कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, यानी कि उनके द्वारा नहीं किया जाएगा, लेकिन उनके नामों के आने से मतलब किया जाएगा, उनके नामों पर किया जाएगा। लेकिन करता कौन है वास्तव में, ये पीएम करता है, यानी प्रधानमंत्री करता है, जो मंत्री परिषद उन लोग करते हैं, संसद करता है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्देशन में उनके नाम पर किया जाता है, ओके। अब आर्टिकल 78 में दिया गया पीएम यानी प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि संसद की जानकारी राष्ट्रपति को दे, यानी कि जो भी संसद में घटना हो रही है, ये हो सकता है कि कहीं विवाद पैदा ना हुआ हो, कुछ ऐसा ना कांड मतलब हुआ हो जिससे मतलब कुछ विवाद हुआ हो जाए, तो उस चीज को कौन मतलब सूचना देगा, प्रधानमंत्री किसको सूचना देगी, ये देंगे मतलब राष्ट्रपति को, ओके। ये आर्टिकल आपका 78 में बताया गया है। आर्टिकल 69 में हम लोग देखेंगे संसद की चर्चा किया गया, यानी कि जो संसद है हम भारत का उसके बारे में मतलब इसमें बताया गया आर्टिकल 69 में। आर्टिकल 69 नहीं, आर्टिकल 79 में दिया गया, ओके। आर्टिकल 79 में संसद की चर्चा किया गया। अब संसद के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ओके। ये आपके परीक्षाओं में मतलब कई तरह से प्रश्न आता है कि संसद मतलब कितने लोग बैठ सकते हैं, संसद मतलब कितने भागों में बटा है, उसका कितना अंग होते हैं, उसका कौन निर्माण किया है, मतलब उसका मुख्य न्यायाधीश, मतलब इस तरह से सवाल बनता है, ओके। तो हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ओके। पहला स्टेप में दिया संसद शब्द, यानी जो संसद जो शब्द है वो मतलब कहाँ से लिया गया, यानी कहाँ का शब्द है, वो फ्रेंच शब्द है, ओके। ये फ्रेंच शब्द अगर आपके एग्जाम में ऐसा आता है तो आप ट्रिक कर सकते हैं, ओके। अब इसका जो जननी है शब्द का, यानी कि संसद का कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, ओके। ये ब्रिटेन इसका जननी माना जाता है। अब इसमें जो है 2 सदन होते हैं, यानी कि जैसे मैं यहाँ पर बताया हूँ आपको प्रैक्टिकल, जैसे कि जो संसद ये हो गया पूरा क्या हो गया, एक हॉल हो गया, यानी कि हॉल यानी रूम टाइप का, यानी घर मान लीजिए हाउस हो गया। तो इसमें क्या हुआ 2 भाग रहता है, यानी 2 हॉल रहता है, यानी कि 2 सदन रहता है। यहाँ पर बताया गया है कि संसद में 2 सदन होती है, एक लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा, जो यहाँ पर आपको मतलब बता दिया हूँ। पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, ओके, ये 2 हो गया। अब इसके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और इसमें जो है राष्ट्रपति भी बैठते हैं, लोकसभा के लोग बैठते हैं और राज्यसभा के लोग बैठते हैं। इसका जो 3 अंग होते हैं, अगर राष्ट्रपति इसमें नहीं बैठे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, ओके। इसमें राष्ट्रपति का उपस्थित होना जरूरी होता है। अब जो है इसके 3 अंग होते हैं, ये हो गया आपका निर्माण, यानी कि इसका जो निर्माण है, इस भवन का जो निर्माण है कौन करवाया था, इसका आपको मतलब कई बार क्वेश्चन पूछा है कि इसका निर्माण कौन करवाया है। तो यहाँ पर दिया गया एडमिन,
एडमिन लुटियंस वेकर्ड, यानी कि मतलब ये कौन करवाया है, एडमिन लुटियंस वेकर्ड ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था, तो 1927 में इसको मतलब निर्माण करवाने में शुरू किया था, प्रारंभ किया था। ओके। अब संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता को किसी भी राज्य में लागू कर सकता है। कहा गया जैसे कि प्रधानमंत्री कहीं मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जैसे कि कहीं गए, विदेश गए घूमने, या फिर ऐसा कुछ समझौता किया, कुछ संधि किए, तो अगर राष्ट्रपति मतलब चाहे संसद चाहे तो उस चीज को मतलब राज्यों के सामने लागू कर सकता हो, किसी से मतलब उसको आदेश लेने की कोई ये नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका मतलब बताया गया है, संसद में चर्चा गया, संसद की ये शक्ति होती है, यानी पावर होता है। अब नीचे दिया गया संसद के बीच के भाग को मतलब क्या कहते हैं, जैसे संसद हो गया, एक लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा हो गया, तो बीच में एक भाग बनाया गया है, एक मतलब जगह बनाया गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल हॉल के नाम से हम लोग जानते हैं। सेंट्रल हॉल में कौन निवास करता है, जैसे कोई विदेश से कोई मंत्री आ गया, कोई भी मतलब गेस्ट आ गया है, तो उन लोग को कहाँ बैठाया जाता है, उसको जो है मतलब सेंट्रल हॉल में बैठाया जाता है। वहीं से वो लोग क्या कहते हैं, भाषण देते हैं, कुछ भी मतलब अपने बातों को रखते हैं, ना कि लोकसभा में बैठाते हैं, ना कि राज्यसभा में, बल्कि उनको कहाँ बैठाया जाता है, सेंट्रल हॉल में बैठाया जाता है। और दूसरी यहाँ दिया गया है कि संविधान का निर्माण जो है, संविधान का निर्माण भी कहाँ करवाया किया गया था, वो सेंट्रल हॉल में ही बैठ करके मतलब किया गया था। यानी जो सेंट्रल हॉल है, बीच का भाग जो है, इसमें बैठ करके संविधान का निर्माण हुआ था। ओके। अब हम लोग नीचे देखेंगे, इसमें 1000 तक आदमी बैठ सकते हैं, यानी कि 1000 तक मतलब लोग उसमें बैठ सकते हैं आराम से। ओके। ये आपका क्लियर हुआ पॉइंट। और ये आपका रहा स्टेप बाय स्टेप। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 80 देखेंगे। ओके। आर्टिकल 80 को हम लोग देखेंगे। ओके। आर्टिकल 79 हम लोग पढ़ चुके हैं, आर्टिकल हम लोग 80 पढ़ेंगे और 81 पढ़ेंगे। आर्टिकल 79 में क्या दिया था, संसद के बारे में चर्चा किया गया था। संसद कैसे, संसद मतलब संसद में दो भाग था, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम लोग देखेंगे आर्टिकल 80 में हम लोग देखेंगे राज्यसभा। क्या देखेंगे हम लोग, राज्यसभा के बारे में वर्णन आया है, और लोकसभा के बारे में जो आर्टिकल 81 में वर्णन मिलता है। ओके। हम लोग देखेंगे दोनों का मतलब कंपैरिजन करेंगे, कौन क्या होता है, किसका कितना दिन का कार्यकाल होता है, ये सब क्वेश्चन आता है पूछने, मतलब कार्य मतलब पूछते हैं लोग। ओके। जैसे पूछता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है, तो इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। यानी कि इसका जो 5 वर्षों का होता है, और इसका जो होता है कार्यकाल अस्थायी होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि इसका जैसे नियुक्ति जो एक ही बार हो जाता है, लेकिन इसका जैसे मतलब समय समय से होता है। ओके। एक बार में नहीं होता नियुक्ति, इसलिए ये अस्थायी होता है, मतलब निश्चित होता है। लेकिन ये जो है ये अस्थायी होता है, यानी कि मतलब 5 वर्षों का होता है, ठीक है। और इसके जो सदस्य होते हैं, इसके सदस्य का जो कार्यकाल है, इसका सदस्य का जो कार्यकाल है, इसका भी 5 वर्ष का ही होता है। ओके। लेकिन इसका जो सदस्य का कार्यकाल है सदस्यों का, तो उनका जो है 6 वर्षों का होता है। ओके। अब इसमें जैसे लिखा गया कि भंग किया जा सकता है, यानी कि जो लोकसभा जो है उसको भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति जो है 5 वर्षों से पहले भी उसको भंग कर सकती है। ओके। अब इसको जो है भंग नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति तो भंग नहीं कर सकता है, जैसे कि इसका तो अस्थायी है तो भंग नहीं कर सकते। ओके। और ये जो निम्न सदन बताया गया, जैसे भंग हो सकता है, इसलिए इसको निम्न सदन कहा गया है। और मतलब कहा गया, जैसे जैसे क्वेश्चन में आ जाएगा कि निम्न सदन किसको बोला गया है, जैसे वहां पर ऑप्शन में दे देगा आपका लोकसभा, राज्यसभा, मतलब इस तरह से ऑप्शन 4 को दे देगा, और आपको ट्रिक करना रहेगा। तो उसमें आप निम्न सदन किसको मानेंगे, मतलब लोकसभा मतलब को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। ओके। और इसको जो है क्या कर सकते हैं, उच्च सदन कहते हैं। ओके। अब इसमें दिया गया कि प्रथम सदन, इसको जो है प्रथम सदन भी कहा गया है, और इसको द्वितीय सदन कहा गया है। ओके। अब इसमें जो है, इसमें आयु कितना चाहिए आपको, लोकसभा के लिए 25 वर्ष आयु चाहिए आपका। और इसको जो है युवाओं का मतलब सदन भी कहा जाता है, क्योंकि 25 वर्ष मतलब जो भी उसमें जाएंगे 25 वर्ष का, तो युवा ही रहते हैं, कोई मतलब ज्यादा एजेड नहीं रहता, इसलिए इसको युवाओं का भी मतलब सदन कहा जाता है। और इसको जो है 30 वर्ष, इसमें 30 वर्ष आयु चाहिए, 30 वर्ष से कम होगा तो इसमें नहीं आप प्रवेश कर सकते। ओके। 30 वर्ष से ऊपर होगा तो आप इसमें राज्यसभा में सदस्य बन सकते हैं, इसलिए इसको ओल्ड मतलब सदन भी कहा गया है, पुराने लोगों का भी सदन कहा गया है। ओके। अब इसको जो जनता का सदन कहा गया है, और इसको जो है शिक्षित सदन कहा गया, ठीक है। अब इसमें 8वां जिससे आपको दिया है कि प्रत्यक्ष सदन भी इसको कहते हैं। प्रत्यक्ष सदन मतलब क्या होता है, और अप्रत्यक्ष क्या होता है, ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगर नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ कि प्रत्यक्ष जो सदन होता है, प्रत्यक्ष सदन,
वो होता है जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से, इससे किसी कार्य को प्रत्यक्ष रूप से करे। तो जो लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि डायरेक्ट क्या अगर जनता उसको वोट देता है, जिससे जनता चुनाव करती है। लेकिन इसमें जो अप्रत्यक्ष होता है, जनता डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, इसलिए अप्रत्यक्ष के नाम से जानते हैं। अब ये तो हो गया आपका आयु, तो इसमें कितना चाहिए आप लोग जान चुके हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे इसमें नियुक्ति के लिए, यानी इसमें योग्यता कितनी होनी चाहिए आपकी, तो वो जिसे मतलब सेम मतलब बताया गया, जैसे दोनों में कहा गया कि दोनों भारत का नागरिक हो। जैसे अगर राज्यसभा में भी जाते हैं या फिर लोकसभा में आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आप भारत का नागरिक हो, यानी कि आप भारत के नागरिक आपको होना चाहिए, सदस्य मतलब वहाँ का प्राप्त होना चाहिए। और जैसे दूसरा दिया गया पागल व दिवालिया, जैसे पागल नहीं होना चाहिए, कोई कर्जदार मतलब ज्यादा नहीं हो, और लाभ के पद पर ना हो, यानी कि कोई नौकरी जॉब मतलब कर नहीं रहे हैं तो वो उस टाइम में आप कर सकते हैं। और जैसे कि अपराधी कोई ना हो, 2 वर्ष से अधिक अपराधी कोई नहीं, जैसे अपराध ना दिया गया हो आपको, अपराध में नहीं हो, उन लोग क्या कर सकते हैं, सदस्य इसमें बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो अगले दिन हम लोग जो है आर्टिकल मतलब 82 यानी 82 पढ़ेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना। अगर पिछले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लिंक को मतलब कीजिए और वहां से आप वीडियो को पूरा देख सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।